नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि करंट के पर्पस का भी है और साथ ही मध्य प्रदेश के जीके को एक महत्वपूर्ण भूमिका दिलाता है। साथ ही आप देखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को एक नई पहचान दिलाता है। इस टॉपिक के बारे में निश्चित ही आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ अहम बिंदुओं के माध्यम से आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम के पर्पस से और आप लोगों की व्यक्तिगत जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए हम बात करते हैं पचमढ़ी के बारे में। आप लोगों ने बचपन में एक कक्षा में पढ़ा होगा कि सतपुड़ा की रानी, है ना? सतपुड़ा की रानी धूपगढ़। पचमढ़ी के बारे में आपने सुना होगा कि सबसे सुंदर और सबसे जाना-माना हिल स्टेशन, जो कि मध्य भारत का एकमात्र हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग कुछ चीज़ों को नोट करते चलिएगा, मैं बताते भी चलूँगा, मैक्सिमम चीज़ें बोलूँगा ही। क्यों? क्योंकि आप इन सब चीज़ों के बारे में अवगत ऑलरेडी हैं। तो हेडिंग रहेगी कि पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य को मिला नया नाम। अब प्रश्न बनता है कि नया नाम क्या है? तो याद रखिए, नया नाम मिला है राजा भभूत सिंह। क्या? राजा भभूत सिंह। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या है राजा भभूत सिंह? अब पहली चीज हमें जानना है कि राजा भभूत सिंह कौन थे और इनका संबंध किससे था। तो पहली चीज पे याद रख लीजिए, ये आदिवासी नेता थे। आदिवासी नेता थे जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाए थे। ये एक ऐसा चर्चित चेहरा था जो देखने में तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, परंतु पचमढ़ी की जब बात करेंगे तो पचमढ़ी को अंग्रेजों से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों से 1860 तक पचमढ़ी को बचाया था। 3 साल के बीच में आप देखेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। अब आप लोग अगर नहीं जानते गोरिल्ला पद्धति, तो युद्ध पद्धति, तो मैं आपको बताऊँ, गोरिल्ला युद्ध पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसके माध्यम से अपने दुश्मनों को छुप कर मारा जाता था। जैसे आप कहीं छुप गए हैं और उसके पीछे सीधे मार दिया गया। ठीक है? तो इन पद्धतियों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर और सतपुड़ा के जैसे घने जंगल है, उन घने जंगलों को अंग्रेजों के लिए इतना आसान नहीं था इन व्यक्ति को पकड़ना, इसलिए इन्होंने अपनी एक सेना बनाई थी जो गोरिल्ला पद्धति के तहत युद्ध करने में सक्षम थी। इसलिए ये अंग्रेजों को बहुत बार पराजित किए। इसमें जिस व्यक्ति से ये प्रेरणा ले रहे थे, ये सबसे करीबी थे, उनका नाम था तात्या टोपे। और आप लोगों को मैंने कई बार बताया हूँ कि तात्या टोपे एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी गोरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल किया था। चाहे फिर टांटिया भील की बात करें, अन्य सभी लोग इनसे काफ़ी करीबी थे। तो ये आपको याद रख लेना है। हुआ यूँ है कि हाल ही में एक कैबिनेट स्तर बैठक हुई थी मध्य प्रदेश में और यहीं पे एक निर्णय लिया गया कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम जो है अब राजा भभूत सिंह जीव वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है? फिर अंत में भभूत सिंह जी को पकड़ लिया गया और उसके बाद इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा सुना दी गई। अब आपको ये जानना तो पड़ेगा कि भभूत सिंह जी जिस जनजाति से बिलोंग करते थे, वैसे अधिकतम जानकारी से प्राप्त स्रोतों के अकॉर्डिंग ये कोरकू जनजाति के करीबी माने जाते थे और कोरकू जनजाति इनको संरक्षित करती है। मतलब कि अभी इनकी सारी जानकारी से लेके इनके सारे कार्यों को जो अनुग्रहित करती है, जो सीधे-सीधे अपनाती है, वो है कोरकू जनजाति। इसी के साथ आपको याद रख लेना है। अब कि भैया हम एग्ज़ैक्ट आते हैं कि पचमढ़ी है कहाँ? तो पचमढ़ी आपको पता है ये हमारे होशंगाबाद जिला, जिसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, इस जगह पे है। नर्मदापुरम के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ से तवा नदी का उद्गम होता है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पता है। ठीक है? हम नदियों में नहीं जाएँगे, फिलहाल इसी में रहेंगे। पचमढ़ी के बारे में याद रख लेना कि इस एरिया में ये वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये सतपुड़ा वाला एरिया है। मैंने बताया है कि सतपुड़ा वाला एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है हमारा मेकल, ये है महादेव और ये है हमारा राजपीपला। तो सतपुड़ा के महादेव श्रेणी के अंतर्गत, कौन से? सतपुड़ा की महादेव श्रेणी। तो आपको ये याद रख लेना है, सतपुड़ा की महादेव श्रेणी के अंतर्गत, महादेव श्रेणी के अंतर्गत हमारा पचमढ़ी आता है। इसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1999 में दिया गया था। इसका पूरा टोटल क्षेत्रफल देखते हैं तो आपको याद रख लेना है 4926 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1312 मीटर देखने को मिलती है। तो समुद्र तल से टोटल ऊंचाई कितनी है? तो 1312 मीटर है, जो आपको देखने मिलती है। फिर बात आती है 1862 की। 1862 की क्यों इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है आपको? तो याद रखिएगा 1862 में ही एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जॉन फॉर्सिथ। क्या नाम? जॉन फॉर्सिथ। इन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। क्या? पचमढ़ी की खोज की थी। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि जॉन फॉर्सिथ ने पचमढ़ी की खोज किसने की या किस व्यक्ति ने पचमढ़ी की खोज की? तो आप बता दीजिएगा कि जॉन फॉर्सिथ ने पचमढ़ी की खोज की थी। फिर इसी के साथ याद रख लेना नर्मदापुरम जिला के अंतर्गत आता है।
इसी के साथ आप देखेंगे कि वर्ष 2009 में, किसमें, वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में इसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया? तो 2009 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रखा गया। अब आपको कुछ चीजें याद रख लेना है जो कि पचमढ़ी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। पहले तो आप याद रख लीजिए, यहाँ पे पंचायती राज संबंधित अधिकारियों को ट्रेनिंग प्राप्त होती है, पंचायती राज से संबंधित, जैसे सचिव, रोजगार सहायक, रोजगार सहायक, जिन्हें सहायक सचिव के नाम से जाना जाता है, इन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इसी के साथ आपको याद रख लेना है, एक भर्ती होती है जिसको कहते हैं आर्मी टीचर भर्ती, आर्मी टीचर भर्ती, इन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। पचमढ़ी के बारे में याद रख लेना कि यहाँ पे कुछ वाटरफॉल है जो कि इसकी प्रसिद्धि को पहचानने में या इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तो पहले तो याद रख लेना पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, फिर रजत जलप्रपात, रजत जलप्रपात, फिर उसके बाद अप्सरा, अप्सरा जलप्रपात, फिर याद रख लेना बी फॉल, बी फॉल जलप्रपात, जलप्रपात, फिर यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने मिलेगी बायसन, बायसन जो कि जिसे हम हिंदी में जंगली भैंसा भी कहते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेगी। इसी के साथ आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट्स में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि होशंगाबाद से नर्मदापुरम नाम कब परिवर्तित किया गया। प्रश्न मेरा आप सभी लोग सुनिए प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न है कि होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम कब किया गया और किस मुख्यमंत्री के समय पे किया गया था। उम्मीद करूंगा ये छोटा सा इंसॉर्ट जो कि 2 से 3 मिनट का मैंने बनाने की कोशिश किया, आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर करना, अपने मित्रों को भी शेयर करना और ढेर भर भर के प्यार करना, और कमेंट्स में जरूर इसका आंसर देना कि नर्मदापुरम को कब स्थापित या नया नाम प्रदान किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय संविधान।